Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है जीसी लियोंग की किताब का चैप्टर 9 यानी झीलें। हम अक्सर झीलों को शांत और खूबसूरत जगहों के तौर पर देखते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक नजरिए से हर झील एक कहानी है, एक जबरदस्त हिंसा की कहानी, पहाड़ों के ढहने की, धरती के फटने की या फिर बर्फ की धीमी लेकिन ताकतवर शक्ति की। आज हमारा मिशन इन कहानियों को पढ़ना है। हम इस चैप्टर के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के सवालों के साथ जोड़ेंगे, ताकि ये पता चले कि एक किताब का पन्ना असल एग्जाम हॉल में कैसे काम आता है। तो चलिए इन कहानियों की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये झीलें बनती कैसे हैं। ये वर्गीकरण प्रीलिम्स का एक पसंदीदा टॉपिक रहा है, लेकिन हम इसे रटने के बजाय समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पैमाने की ताकतों से, टेक्टोनिक प्लेट्स। बिल्कुल, झीलों के बनने की प्रक्रियाएं ही एक तरह से उनकी पहचान तय करती हैं, और टेक्टोनिक झीलें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तब बनती हैं जब पृथ्वी की सतह में बहुत बड़ी हलचल होती है, मतलब जमीन का कोई हिस्सा मुड़ जाता है या नीचे धंस जाता है। सोचिए, धरती की प्लेटें खिसक रही हैं और एक विशाल गड्ढा बन रहा है जिसमें धीरे धीरे पानी भर जाता है। जब आप विशाल कहते हैं तो हम किस पैमाने की बात कर रहे हैं? क्या इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम जानते हैं? हम महाद्वीपीय पैमाने की बात कर रहे हैं, जैसे पेरू और बोलीविया की सीमा पर बनी टिटिकाका झील। ये दुनिया की सबसे ऊंची नैवेगम्य झीलों में से एक है। और फिर है कैस्पियन सागर, जो नाम का सागर है पर असल में दुनिया की सबसे बड़ी झील है। हाँ बिल्कुल, इसका आकार भारत के कई राज्यों को मिला के भी बड़ा होगा। ये सब टेक्टोनिक ताकतों का ही नतीजा है। और मैंने रिफ्ट वैली झीलों के बारे में भी पढ़ा है। वो भी तो इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन शायद ज्यादा नाटकीय तरीके से बनती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। रिफ्ट वैली झीलें टेक्टोनिक झीलों का ही एक खास प्रकार है। ये तब होता है जब जमीन का एक लंबा संकड़ा हिस्सा दो फॉल्ट्स के बीच धंस जाता है। अच्छा, जैसे केक का एक टुकड़ा बीच से नीचे चला गया हो। बिल्कुल वैसा ही। ये झीलें अक्सर बहुत गहरी और लंबी होती हैं। पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट वैली इसका सबसे शानदार उदाहरण है। यहीं पर तांगानिका झील है, जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। रुकिए, ये एक अजीब विरोधाभास है। इसी रिफ्ट वैली प्रक्रिया से मृत सागर, डेड सी भी बना है, जो दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। तो एक ही भूवैज्ञानिक शक्ति, धरती का फटना, इतने अलग नतीजे कैसे दे सकती है? एक तरफ मीठे पानी की गहरी झील और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खारा और निचला तालाब। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, बनाने वाली शक्ति एक ही है, लेकिन नतीजा उस जगह के भूगोल और जलवायु पर निर्भर करता है। तांगानिका झील एक ऐसे क्षेत्र में है जहां नदियों से लगातार ताजा पानी आता रहता है और उसका पानी आगे बहकर निकल भी जाता है। लेकिन मर्त सागर एक बंद घाटी में है, जहां गर्मी बहुत ज्यादा है और पानी का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो नदियां जो पानी और नमक लाती हैं, उसमें से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक पीछे छूटता जाता है। हाँ, हजारों साल से यही हो रहा है और नतीजा हमारे सामने है। वाह, मतलब एक झील की कहानी सिर्फ उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके माहौल से भी तय होती है। जी, चलिए अब धरती के अंदर की गर्मी की बात करते हैं। ज्वालामुखी, उनसे बनी झीलें कैसी होती हैं? ज्वालामुखी से बनी झीलें भी बहुत दिलचस्प होती हैं। इनमें दो मुख्य प्रकार हैं। पहला, क्रेटर झीलें। क्रेटर लेक्स। जब कोई ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो उसके मुंह पर एक कीप जैसा गड्ढा बन जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। समय के साथ इसमें बारिश का पानी भर जाता है और एक सुंदर गोल झील बन जाती है। अमेरिका के ओरेगन की क्रेटर लेक इसका क्लासिक उदाहरण है ना? एकदम सही। और दूसरा प्रकार है काल्डेरा, जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। ये क्रेटर से अलग कैसे है? ऐसे समझिए, क्रेटर ज्वालामुखी के मुंह पर बना एक छोटा गड्ढा है, लेकिन काल्डेरा तब बनता है जब एक विशाल ज्वालामुखी का पूरा ऊपरी हिस्सा एक भयानक विस्फोट के बाद या मैग्मा खाली होने के कारण अपने ही वजन से अंदर धंस जाता है। ओह, अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा धंसा हुआ बेसिन होता है, हाँ। जिसके अंदर कई बार छोटे छोटे ज्वालामुखी भी बन जाते हैं। सुमात्रा की टोबा झील एक काल्डेरा का उदाहरण है।
ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक पूरा द्वीप बसा हुआ है। तो मतलब क्रेटर एक गड्ढा है और काल्डेरा एक पूरी तरह से ढह चुकी जमीन है। ये अंतर प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी अक्सर ऐसे मिलते जुलते शब्दों में फंसाता है। बिल्कुल। अब धरती की सबसे ठंडी ताकत पर आते हैं, ग्लेशियर। हाँ, हिमनद झीलें, ग्लेशियर लेक्स उन जगहों पर मिलती हैं जहां कभी बर्फ की मोटी चादरें थीं। इनके भी कई रूप हैं। एक है सर्क या कॉरी लेक। जब ग्लेशियर किसी पहाड़ की ढलान से नीचे खिसकता है तो वो उसके ऊपरी हिस्से को कुरेद कर एक आराम कुर्सी जैसा गड्ढा बना देता है। और जब बर्फ पिघलती है तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है। हाँ, ये अक्सर ऊंचे पहाड़ों पर छोटी, गहरी और बहुत खूबसूरत झीलें होती हैं। और अगर ग्लेशियर अपने साथ लाया हुआ मलबा घाटी में छोड़ दे तो? मैंने मोरैन शब्द पढ़ा है। बिल्कुल, उससे बनती हैं मोराइम बाधित झीलें। ग्लेशियर एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह होते हैं जो अपने साथ पत्थर, मिट्टी और मलबा लेकर चलते हैं। इस मलबे को मोराइन कहते हैं। जब ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटता है तो वो ये मलबा घाटी में एक ढेर के रूप में छोड़ जाता है। अच्छा, तो ये ढेर एक प्राकृतिक बांध का काम करता है। हाँ, जो नदी के पानी को रोक लेता है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध लेक डिस्ट्रिक्ट ऐसी झीलों से भरा है, जैसे विंडरमेयर झील। तो ये मोराइम यानी मलबे का ढेर एक प्राकृतिक बांध है। ये तो काफी अस्थिर लगता होगा। क्या ये बांध कभी टूटते हैं? और अगर ऐसा होता है तो नीचे की बस्तियों का क्या होता होगा? आपका सवाल सीधा मुद्दे पर है। हाँ, ये बांध अस्थिर हो सकते हैं और इनके टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे अचानक भयानक बाढ़ आ सकती है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड या GLOF कहते हैं। GLOF, हाँ, हिमालय क्षेत्रों में ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ऐसी झीलें बन रही हैं। ये तो भूगोल को सीधे सीधे आपदा प्रबंधन से जोड़ता है। बहुत बढ़िया। अब कुछ और छोटी प्रक्रियाओं पर आते हैं, जैसे नदियां और भूमिगत जल। हाँ, नदियां जब मैदानी इलाकों में घूम घूम कर चलती हैं तो वे कभी-कभी अपना रास्ता बदल लेती हैं। पुराना घुमावदार रास्ता मुख्य धारा से कट जाता है और उसमें पानी भरा रह जाता है। इसे ऑक्सबो झील कहते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे नदी कोई शॉर्टकट ले लेती है और पुराना लंबा रास्ता एक शांत तालाब बनकर रह जाता है। गंगा के मैदानों में ऐसी झीलें बहुत मिलती हैं। एकदम सही। और चूना पत्थर वाले इलाकों में जहां पानी जमीन को घूल सकता है, वह गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी भरने से कार्स्ट झीलें बनती हैं। और आखिर में हमें मानव निर्मित झीलों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, जलाशय, जैसे अमेरिका में हूवर डैम के पीछे बनी लेक मीड। ठीक है, तो हमने झीलों के जन्म की अलग अलग कहानियां समझ ली हैं। जी। हर झील का एक जन्म प्रमाण पत्र है जो बताता है कि उसे किस ताकत ने बनाया। बिल्कुल। यूपीएससी प्रीलिम्स में इन्हीं डिटेल्स को पकड़ता है। तो चलिए कुछ क्लासिक सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। जरूर। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, मीठे और खारे पानी की झीलों में क्या फर्क है? हमने मृत सागर का उदाहरण देखा, लेकिन इसका विज्ञान क्या है? जैसा हमने पहले इशारा किया था, इसका राज 2 शब्दों में छिपा है: निकास, आउटलेट, और वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जिन झीलों का पानी बहकर बाहर निकलने का रास्ता होता है, वे लगभग हमेशा मीठी होती हैं। एक तरह का फ्लशिंग सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। नदियों से ताज़ा पानी आता है और एक निकास नदी उस पानी और उसमें घुले नमक को बाहर ले जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स। और खारी झीलें, वो तो बंद सिस्टम होती हैं। बिल्कुल सही। पानी अंदर तो आता है लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, सिवाय भाप बनकर उड़ने के। और जब पानी भाप बनता है तो नमक पीछे रह जाता है और हजारों सालों में ये नमक जमा होता रहता है। बिल्कुल। मृत सागर में यह प्रक्रिया चरम पर है। उसकी लवणता 250 भाग प्रति 1000 है। इसे ऐसे समझिए, आम समुद्री पानी में हर 1 लीटर में करीब 35 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में यह लगभग 250 ग्राम है, 7 गुना से भी ज्यादा। इसीलिए वहां कोई डूब नहीं सकता और जीवन लगभग न के बराबर है। वाह। तो एक मीठे पानी की झील का राज बस अच्छी प्लम्बिंग है, एक इनलेट और सबसे जरूरी एक आउटलेट। उस ड्रेन के बिना ये एक नमक का कटोरा बनने के लिए मजबूर है। ये बहुत ही सरल और शानदार व्याख्या है। अगला सवाल जिसके बारे में हमने बात की थी, क्रेटर और कॉल्डेरा झील। ये क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मुख्य अंतर आकार और बनने की प्रक्रिया का है। जैसे हमने चर्चा की, क्रेटर ज्वालामुखी के मुंह पर बना एक छोटा सीधा साधा गड्ढा है। काल्डेरा एक विशाल धसा हुआ बेसिन है जो ज्वालामुखी के ढहने से बनता है। तो प्रीलिम्स में
अगर आकार में बहुत बड़े अंतर का जिक्र मिले या कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल हो तो इशारा काल्डेरा की तरफ है। एकदम सही। क्रेटर लेक ओरेगन और विशाल टोबा झील सुमात्रा, इन दोनों के नाम याद रखना बहुत मददगार होता है। और तीसरा अभ्यास प्रश्न, मानव निर्मित झीलें, इन्हें बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन्हें जलाशय कहना ज्यादा सही है, ये प्राकृतिक नहीं है। इन्हें बनाने के पीछे मुख्य रूप से 3 मकसद होते हैं। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत पैदा करना, सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति, हाँ, सिंचाई के लिए साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, और बड़े शहरों के लिए पीने का पानी जमा करना। अमेरिका में कोलोराडो नदी पर हूवर डैम और उससे बनी लेक मीड इसका टेक्स्ट बुक जैसा उदाहरण है। और भारत में उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध या सतलुज पर बना भाखड़ा नंगल बांध इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्होंने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। ठीक है, तो हमने क्या और कैसे को समझ लिया है, प्रीलिम्स के लिए एकदम सही बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन एक भावी पॉलिसी मेकर के लिए यानी मेंस का असली सवाल हमेशा होता है, तो क्या? सो व्हाट? किसी समुदाय के लिए इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उनकी झील ग्लेशियर ने बनाई है या ज्वालामुखी के गड्ढे में बनी है? इन भूवैज्ञानिक उत्पत्ति का ठोस आर्थिक प्रभाव क्या है? ये मेंस के नजरिए से एकदम सही सवाल है। झीलों का आर्थिक महत्व बहुत गहरा और बहुआयामी है। हम इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहले परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर मेरे दिमाग में तुरंत उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स आती हैं। वो सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, वो तो उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक केंद्र की धमनी है। आपने बिल्कुल सही समझा। ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस जलमार्ग प्रणाली दुनिया के सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्गों में से एक है। इसके बिना अमेरिका और कनाडा में स्टील, कार और अनाज की कीमतें बहुत अलग होती। ये भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे सस्ता तरीका है। हाँ। क्या भारत में या कहीं और ऐसी कोई तुलनीय प्रणाली है जिसका इतना बड़ा आर्थिक प्रभाव हो? भारत में ऐसी एकीकृत प्रणाली नहीं है। इसका एक बड़ा कारण हमारी नदियों की प्रकृति है, जो ज्यादातर बरसाती हैं और जिनमें साल भर भारी जहाजों के चलने लायक पानी नहीं रहता। सही बात है। ग्रेट लेक्स तो अपने आप में विशाल समुद्रों जैसी हैं। हाँ, जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। दूसरा बिंदु है जल विद्युत उत्पादन। हाँ, जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, झीलों का एक और बड़ा आर्थिक उपयोग है। जिन झीलों का पानी ऊंचाई से गिरता है या जिन्हें बांधों से नियंत्रित किया जाता है, वे बिजली बनाने के लिए आदर्श होती हैं। नियाग्रा फॉल्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा। बिल्कुल, जो एरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ता है। भारत में, जैसा हमने पहले जिक्र किया, भाखड़ा नांगल जैसे बांधों ने हरित क्रांति में सिंचाई के लिए पानी और उद्योगों के लिए बिजली देकर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और तीसरा और शायद सबसे स्पष्ट, पर्यटन। बिल्कुल, पर्यटन, टूरिज्म कई इलाकों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्विट्जरलैंड की आल्प्स की झीलें जैसे जिनेवा और लुसर्न या इंग्लैंड का लेक डिस्ट्रिक्ट, ये जगहें अपनी झीलों की वजह से ही दुनिया भर में मशहूर हैं। सही कहा। झीलों का सौंदर्य, नौका विहार, मछली पकड़ना और दूसरे मनोरंजक अवसर लाखों पर्यटकों को खींचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये झीलें किसी क्षेत्र के लिए एक बहुउद्देश्य आर्थिक उपकरण की तरह हैं। ये सिर्फ बिजली या परिवहन के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे जल प्रणाली का प्रबंधन कर रही हैं। हाँ, और भी कई महत्व हैं, जैसे सिंचाई और जल भंडारण। सूडान में नील नदी पर बना सेनार डैम कपास की खेती के लिए पानी देता है, जिसने वहां की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। बाढ़ नियंत्रण में भी ये अहम भूमिका निभाती हैं। हाँ, भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी को सोखकर ये निचले इलाकों को बचाती हैं। मछली पालन से स्थानीय लोगों को भोजन और आय मिलती है। और खारी झीलें जैसे मृत सागर नमक, पोटाश और दूसरे खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये एक बहुत ही व्यापक उत्तर बनता है जिसमें कई आयाम शामिल हैं। आज की इस चर्चा में हमने झीलों के बनने की कहानियों से लेकर प्रीलिम्स के लिए जरूरी बारीकियां और मेंस के लिए उनके आर्थिक महत्व को गहराई से समझा। ये अध्याय वाकई में स्थैतिक भूगोल को डायनेमिक परीक्षा पैटर्न से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए है। हमारे स्रोतों में झीलों को प्राकृतिक रूप से वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मानव निर्मित झीलों का भी उल्लेख है। जैसे जैसे बांध निर्माण, शहरीकरण और खनन जैसी मानवीय गतिविधियां हमारे भूदृश्य को बदल रही हैं, क्या भविष्य के भूगोलवेत्ताओं को मानव जनित झीलों के लिए पूरी तरह से नई और विस्तृत श्रेणियां बनाने की जरूरत पड़ेगी? और ये बदलाव हमारे ग्रह की जल प्रणालियों के बारे में हमारी समझ को कैसे प्रभावित कर सकता है? इस पर विचार करना रोचक होगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.